Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने थर्ड ए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में से हमने फोर्स आर्टिकल को डिस्कस कर लिया था, मोमेंटम क्या होता है इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं हर एक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास टू बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इन दोनों के बीच में लेट अस सपोज इंटरेक्शन हुई, कोलिजन हुआ। इस कोलिजन के दौरान बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी और बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी। जो बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड एक्शन, जो बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कि जो बॉडी ए पे बी फोर्स लगाएगी और जो मतलब कि बी पे ए फोर्स लगाएगी, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल, बट उनकी नेचर क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कैन नेवर अक्कर सिंगल इन नेचर। मतलब कि फोर्स सिंगल नेचर में अक्कर नहीं होते, फोर्स ऑलवेज अक्कर इन पेयर एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, फोर्स पेयर में अक्कर होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। मतलब कि टू बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके कारण जो फोर्स होते हैं वो पेयर्स में अक्कर होते हैं, सिंगल नेचर में अक्कर नहीं होते। अब हम इसका मैथमेटिक प्रूफ देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टू बॉल हैं, बॉल ए एंड बॉल बी। ठीक है, बॉल ए ने बी पे फोर्स लगाया, एफ बी ए। बॉल बी ने ए पे फोर्स लगाया, एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ए बाय बी, दिस इज कॉल्ड एक्शन। एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बी बाय द ए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस force is equal and opposite to each other, so FAB is equal to minus FBA। according to Newton's second law of motion, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज होएगा। अगर सेकंड बॉडी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी तो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज होएगा। ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, इसलिए टू बॉडी का मोमेंटम चेंज होएगा। लेट डेल्टा P1 इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड डेल्टा P2 इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन दोनों को जब मोमेंटम चेंज होएगा उनका सम इक्वल टू 0। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टू बॉडी का मोमेंटम चेंज होएगा जो उनका प्लस होएगा दैट इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P1। अगर हम दोनों साइड डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं, हमने डेल्टा P2 को भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया और डेल्टा P1 को भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, और दोनों तरफ हमने लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 पुट कर दी। इसका मतलब है जो टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी स्मॉल। अगर टू बॉडी आपस में इंटरेक्शन करती हैं जो उनका इंटरेक्शन का टाइम होता है दैट इज वेरी स्मॉल, सो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। ओके बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर नीचे वाली टर्म अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल होती है तो ये सारी टर्म किस में चेंज हो जाती है, डेरिवेशन। ठीक है, इस टर्म को हम ऐसे राइट कर सकते हैं dP2/dt। इस टर्म को हम ऐसे राइट कर सकते हैं dP1/dt। इस टर्म का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सेकंड बॉडी। इस टर्म का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is directly proportional to the rate of change of momentum।
सो इस टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं, एफ बी ए। ठीक है, सेकंड बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होता है वो किसके इक्वल होएगा, जितना सेकंड बॉडी पे फोर्स लगेगा। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज होएगा, जितना फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगेगा। सो हमने प्रूफ कर दिया एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल, बट उनकी नेचर क्या होएगी, अपोजिट। इसलिए हम डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर टू बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट नेचर अपोजिट होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बुक केप्ट ऑन ए टेबल। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल पे हमने बुक को रखा है। ठीक है, जो मतलब कि बुक है टेबल पे फोर्स लगाएगी, टेबल बुक पे फोर्स लगाएगा। मान लो बुक ने टेबल पे फोर्स लगाया, दैट इज एक्शन, और जो टेबल ने बुक पे फोर्स लगाया दैट इज अ रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे बट उन दोनों की नेचर क्या होएगी, अपोजिट। नेक्स्ट एग्जांपल स्विमिंग की। स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड। ठीक है, जो स्विमर होता है, जो पर्सन स्विमिंग कर रहा होता है, वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। एंड वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, और जो वाटर होता है स्विमर को मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। दिस एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग की। पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्शन। जब हम मतलब कि वॉकिंग करते हैं तो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन। ग्राउंड पुश द पर्सन फॉरवर्ड, तो ग्राउंड क्या करता है, पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, फायरिंग फ्रॉम ए गन। बुलेट मूव फॉरवर्ड, एक्शन। ठीक है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इसको हम बोलते हैं एक्शन। एंड गन रिकॉइल बैकवर्ड, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होती है, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आर्टिकल के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में इसकी एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया था। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल है, एफर्ट्स है जो पुश और पुल की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट यूनिट को डिस्कस करते हैं, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, हम टू सिस्टम में इसकी यूनिट को डिस्कस करेंगे, एसआई सिस्टम एंड सीजे सिस्टम। सबसे पहले एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ओके, अब डेफिनेशन क्या आएगी न्यूटन की, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। देखो बेटा, फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन राइट करते हैं तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होएगा, जब मास 1 kg होएगा तो वो एक्सेलरेशन कितना होएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तब हम फोर्स को 1 न्यूटन बोलेंगे। मतलब कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम 1 न्यूटन कब बोलेंगे, जब बॉडी का मास 1 kg है और बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, देन फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिस्टम में मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, इन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। डेफिनेशन क्या है डाइन की, 1 dyne is that much force which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. Force is equal to mass into acceleration. फोर्स को हम 1 dyne बोलेंगे जब बॉडी का मास 1 ग्राम होएगा और बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो 1 dyne फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब बॉडी का मास होएगा 1 ग्राम। ओके, देन रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। फर्स्ट यूनिट में जो न्यूमेरिकल किए थे हमने रिलेशन प्रूफ किया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन यूनिट। ग्रेविटेशन ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए होती है।
सबसे पहले ऐसे सिस्टम में फोर्स की जो मतलब कि यूनिट होती है किलोग्राम वेट होती है, और किलोग्राम वेट को हम किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ 1 kg force is that much force which produce an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। देखो बेटा, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। इस फोर्स को हम 1 kg किलोग्राम फोर्स बोलेंगे जब बॉडी का मास 1 kg होएगा और बॉडी में एक्सलेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होएगा। ठीक है। मान लो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम 1 kg फोर्स बोलेंगे जब बॉडी का मास 1 kg होएगा तो बॉडी में मास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होएगा। सो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। सो 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होएगी। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होएगी ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। ठीक है। हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 ग्राम फोर्स। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसको हम 1 ग्राम फोर्स बोलेंगे जब बॉडी का मास 1 ग्राम होएगा तो बॉडी में एक्सलेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होएगा। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? डाइन। ठीक है। सो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया और यूनिट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया। बेटा बाकी सारा तो आर्टिकल आज का लेक्चर का बहुत इजी है, बट आपके लिए ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। इसका मतलब देख लो फिर आप ध्यान से। क्या होता है? डेल्टा P2 पॉइंट डेल्टा T। ठीक है। अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, मतलब कि जो टू बॉडी आपस में इंटरेक्शन करती हैं उन इंटरेक्शन का टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो हम लिमिट पुट कर देंगे दोनों साइड डेल्टा T टेंड्स टू 0। ठीक है। ये सारी टर्म किस में चेंज होएगी? फर्स्ट डेरिवेशन में। ठीक है। इस सारी टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं? d/dt P2। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। इस टर्म को आप अच्छे से देख लेना बेटा, ये टर्म बार बार यूज होती है। सेकंड यूनिट में भी ये टर्म यूज हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं हमने थर्ड ए में से कौन कौन से आर्टिकल को कवर अप कर लिया है। देखो बेटा, हमने फोर्स के बारे में अच्छा सा स्टडी कर लिया है। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एफर्ट्स होता है पुश और पुल की फॉर्म में। ठीक है। हमने लीनियर मोमेंटम को भी अच्छे से स्टडी कर लिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने तीनों लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमने इनर्शिया को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हमने डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट ऑफ फोर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इस चैप्टर में हमारा टॉपिक रह गया इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इजी है। आपने साथ ही साथ वीडियो देखनी है, अच्छे से समझना है, फिर नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।